इन कामयाबियों से पृथ्वीराज के मन में कई इच्छाओं ने जन्म ले लिया था। इतिहासकार रीमा आहूजा कहती हैं कि इन लड़ाइयों के बाद युवा राजा पृथ्वीराज के मन में ये इच्छा घर कर गई थी कि वो एक बड़े राज्य की स्थापना करे। इसका कारण ये था कि उसके चौहान वंश का राज्य तो पहले ही काफी फैला हुआ था। इतिहास में वो बहुत विख्यात था। चौहान वंश ने जिस किसी पर हमला किया था उसे जीतकर अपने राज्य में मिला लिया, या फिर उसने इनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया था। अपने इसी इतिहास के मद्देनजर पृथ्वीराज को ये लगा कि अब मैं अपने कुल के गौरव को और बढ़ाऊंगा और अपने समय का एक बड़ा राजा बन जाऊं। जब पृथ्वीराज ने यह सोचा होगा तब उसकी उम्र महज 20 या 22 साल रही होगी। ये समय युद्ध और सूझबूझ से अपने शासन का विस्तार करने के लिए काफी था। इस तरह गौरवशाली इतिहास और चमकदार भविष्य के बीच खड़ा पृथ्वीराज सम्राट बनना चाहता था। शुरुआती सैनिक अभियानों में जो विजय मिली उनसे उसकी महत्वाकांक्षाएं जाग उठी थीं। वो प्राचीन सम्राटों की तरह आसपास के सभी राज्यों को जीतने की दिग्विजय योजना बना रहा था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इन दिनों कुछ बड़े राजपूत राज्य पृथ्वीराज चौहान को टक्कर देने की स्थिति में थे और एक विदेशी आक्रमण का खतरा भी पंजाब से लगने वाली उसकी सीमा पर दस्तक दे रहा था। अपने महामंत्री और सेनापति के साथ बैठक में एक दिन उसे इसका स्पष्ट अंदाजा हो भी गया था। इस बैठक में पृथ्वीराज राज्य विस्तार की योजना पर चर्चा कर रहा था। उसके सामने राज्य की तत्कालीन भौगोलिक स्थिति का नक्शा था, जिसे देखते हुए उसके सेनापति ने उसे कहा, महाराज, हमारे राज्य के दक्षिण पश्चिम में चालुक्य राजा भीमदेव की शक्ति बढ़ती जा रही है। ये हमारे लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। ऐसा क्यों सेनापति? इसका जवाब सेनापति ने नहीं, प्रधानमंत्री कैमास ने दिया। वे बोले, महाराज, नाडौल और आबू के पास हमारी सीमाएं चालुक्य राज्य से मिलती है। वो इधर से ही हमारे राज्य के सीमावर्ती इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश में हैं। और परेशान करने वाली बात यह है महाराज कि चालुक्य की सेना शक्तिशाली है और अभी अभी उन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया है। मोहम्मद गौरी? ये नाम सुनकर पृथ्वीराज चौंक गया। सेनापति उसकी हैरानी को भांप चुके थे, इसीलिए उन्होंने नक्शे पर देखते हुए पृथ्वीराज को आगे समझाना शुरू किया। महाराज, वो पश्चिम में मुल्तान, कच्छ और सिंध को जीतता हुआ चालुक्यों की सीमा में घुसने की कोशिश कर चुका है और अब चालुक्यों से मिली हार के बाद उसने पंजाब की ओर रुख किया है। पंजाब की ओर? पृथ्वीराज चौहान ने सेनापति को और सेनापति ने महामंत्री को देखा। तीनों जैसे इस बात का मतलब समझ चुके थे। इतिहास बताता है कि गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव की सेना से हारने के बाद मोहम्मद गौरी ने अपनी नीति बदली। उसने पश्चिमी पंजाब पर कब्जा करना शुरू किया। उसने सन 1179-80 में पेशावर पर और 1181 में लाहौर पर कब्जा कर लिया। 1186 आते आते मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को चुनौती देने के लिए तैयार हो गया था। अब सवाल था कि कब और कहां। उधर पृथ्वीराज चौहान राजपूत राजाओं पर मिली शुरुआती जीत के बाद गुजरात के ताकतवर राजा भीमदेव से जा भिड़े, लेकिन इस लड़ाई में किसी को कोई निर्णायक जीत नहीं मिली। पृथ्वीराज नौजवान थे, महत्वाकांक्षी थे, लिहाजा वो रुकने वाले नहीं थे। अब उन्होंने कन्नौज की तरफ रुख किया। कन्नौज की भिड़ंत में दो तरह की कहानियां सामने आई, एक युद्ध की और दूसरी अमर प्रेम की। पहले बात प्रेम कहानी की, जिसके नायक तो पृथ्वीराज हैं और नायिका हैं कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री राजकुमारी संयोगिता। इतिहास बताता है कि राजा जयचंद और पृथ्वीराज के बीच भारी मनमुटाव था। दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने और राज्य पर कब्जा करने की कोशिश में लगे रहते थे। उधर बेहद सुंदर राजकुमारी संयोगिता पृथ्वीराज से अपने पिता की शत्रुता के बावजूद उसको ही अपना सब कुछ मान चुकी थी। एक दिन श्रृंगार भवन में अपनी एक सहेली से अपने दिल की छुपी बात जाहिर करते हुए संयोगिता ने कहा, मेरे पिता मेरे स्वयंवर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं तो पृथ्वीराज को ही अपना जीवन धन मान चुकी हूँ। इस पर सहेली ने संयोगिता को चेताते हुए कहा, किंतु संयोगिता, यदि महाराज जयचंद ने तुम्हारे मन की बात जान ली तो क्या होगा जानती हो? सहेली की इस चेतावनी पर मुस्कुराते हुए संयोगिता ने कहा, संयोगिता के मन में पृथ्वीराज बसते हैं और जहां पृथ्वीराज हो वहां भय नहीं रहता। मैं अपने पिता की शत्रुता में अपने स्नेह को स्वाहा नहीं होने दूंगी सखी। मतलब साफ था,
संयोगिता पृथ्वीराज के प्रेम में डूबी हुई थी। पृथ्वीराज की वीरता की खबर दूर दूर तक फैल चुकी थी। वीरता की इन कहानियों से संयोगिता भी अछूती नहीं थी। दूसरी तरफ संयोगिता की सुंदरता की चर्चे भी दूर दूर तक थे। पृथ्वीराज को भी संयोगिता की सुंदरता के बारे में खबर थी। वो संयोगिता से मिलने का सही मौका ढूंढ रहे थे। चंदबरदाई लिखित पृथ्वीराज रासों का लगभग 1/3 भाग पृथ्वीराज और संयोगिता के प्रेम प्रसंगों से भरा हुआ है। यहाँ तक कि अकबरनामा और आईने अकबर में लेखक अबुल फजल ने भी इस प्रेम प्रसंग का जिक्र किया है। लेकिन संयोगिता के प्रेम में पड़ने से पहले पृथ्वीराज को जल्दी ही एक ऐसी चुनौती का सामना करना था जिसमें हार का मतलब सिर्फ चौहान राजवंश ही नहीं बल्कि भारत वंश के देसी राजे रजवाड़ों का अंत भी निहित था। अब चौहान को चुनौती देने वाला था मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। सन 1191 ईस्वी की बात है। मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी ने गुजरात में हारने के बाद 13 साल में पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट जैसे इलाकों पर एक छत्र राज्य कायम किया। अब वो दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहता था। इसी मकसद से उसने सरहिंद के किले पर कब्जा किया। सरहिंद में पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमा लगती थी। एक रात अपने युद्ध शिविर में बैठे मोहम्मद गौरी ने अपनी फौज को आगे बढ़ने का आदेश देते हुए अपने सेनापति जियाउद्दीन से कहा, सरहिंद के किले को फतेह करें, जिसके बाद आप एक बड़ी फौज के साथ उसकी हिफाजत करेंगे।